हाय एवरीवन, सभी का वेलकम अगेन वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। 14 दिसंबर की क्लास है आज की और द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल से कवर करेंगे। आर्टिकल लिखा गया है भारत में रहने वाले हजारों श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़ पे, जो 30-40 साल से रिफ्यूजी बन के भारत में रह रहे हैं। अभी तक इनको सिटीजनशिप नहीं मिल पाई। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। इंडिया श्रीलंका के इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसको भी आप समझ पाएंगे। चलिए, क्विज़ है आपका आज का। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में इसको एक क्विज़ को अपने को ट्राई देना है और 12 में से 10-11 आपको मार्क्स मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो पूरे मन से क्लास को लो, चीज़ों को सीखो और लास्ट में क्विज़ पे अपने अप्लाई करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी एंड द अनसर्टेनिटी। देखिए, सर्टेनिटी तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, निश्चितता के बारे में बोला जाता है, और अन लगा दिया तो बन गया इसका एंटोनिम। अनिश्चितता को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। कह रहा है जी अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को ख़त्म करो। और किस चीज़ की अनिश्चितता भाई? कह रहा है जी सेंटर मस्ट अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ श्रीलंकन रीपैट्रिएट्स। कह रहा है जो सेंटर है यानी कि केंद्र सरकार है, उसको अडॉप्ट करना होगा, अपनाना पड़ेगा एक प्रोएक्टिव अप्रोच को। प्रोएक्टिव क्या होती है? जो सामने से खुद ही एक्टिव हो, जिसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत ना हो। आगे से चल करके कोई काम अगर आप करते हैं तो आप प्रोएक्टिवली उस काम को करते हैं। तो सेंटर को भी ऐसी ही एक प्रोएक्टिव अप्रोच बनानी पड़ेगी। सामने से सेंटर खुद एक्टिव होगा ताकि ये रिजॉल्व कर पाए, समाधान कर पाए उन सभी समस्याओं का, इश्यूज़ का, जो है श्रीलंका से आने वाले रीपैट्रिएट्स के। अब ये रीपैट्रिएट्स कौन होते हैं भाई? देखो जी, वर्ड को याद करने के कई तरीके हैं। एक तो सीधा सा जो मीनिंग है वो बता देते हैं आपको। रिपैट्रिएट मतलब ऐसा आदमी जो किसी कंट्री से पहले बाहर जाता है और फिर वापस आता है। आप पहले इंडिया से श्रीलंका में गए, फिर आपको 20 साल बाद लगा कि वापस इंडिया में जाना है, तो इंडिया में आते ही आप रिपैट्रिएट बन जाएंगे। अब ये वर्ड बना कैसे है इसको समझो। पैट्रिएट तो आपने सुना ही होगा, देशभक्त को बोलते हैं, जिसको अपनी कंट्री से प्यार होता है। अगर आप एक्सपैट्रिएट होते हैं तो इसका मतलब पता क्या है? आप देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। पहले भारत के लिए पैट्रिएट थे, अब आप यूएस में रहेंगे तो यूएस के पैट्रिएट हो जाएंगे। तो इसी से वर्ड बना है एक्सपैट्रिएट, ऐसा आदमी जो देश को छोड़ करके जाए। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा जी? इसका बिल्कुल उल्टा होगा रीपैट्रिएट, ऐसा आदमी जो देश में वापिस आए। ठीक है, तो पैट्रिएट से, देशभक्त से अगर आप इस वर्ड को कनेक्ट करेंगे, हालांकि स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन वर्ड वही है। तो रिपैट्रिएट मतलब एमिग्रेंट, रिटर्नी, या जो वापस आ रहा है। चलिए, सेंटर आपका सब्जेक्ट है, मस्ट अडॉप्ट इसकी वर्ब है, प्रोएक्टिव आपने देख लिया, रिपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट आप समझ गए। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालेंगे। 5-6 वर्ड्स हैं, शुरू में देख लो मोटे मोटे वर्ड्स, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। और ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी। शुरू करेंगे डायस्पोरा से। देखो, डायस्पोरा वर्ड आर्टिकल में तो नहीं आया, लेकिन ये वर्ड बड़ा काम का है, एक्सपेट्रिएट, रिपैट्रिएट से जुड़ा हुआ है। डायस्पोरा क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं प्रवासी ग्रुप। कुछ लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं तो वो बन जाएंगे अमेरिकन इंडियन डायस्पोरा। कुछ इंडियंस अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की इंडियन डायस्पोरा। इंग्लैंड में रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे अब इसको एक्सप्लेन, इंग्लैंड में रहने वाले ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा। तो प्रवासी ग्रुप किसी भी देश में रहने वाले डायस्पोरा बन करके रहते हैं। ठीक है, अब डायस्पोरा वर्ड का ही सिनोनिम होता है जी, सिनोनिम होता है एक्सपैट्रिएट। भाई, भारत से कोई आदमी अमेरिका में जाके बसेगा, डायस्पोरा बनाएगा, प्रवासी बनेगा, तो यहाँ तो एक्सपैट्रिएट हो जाएगा ना वो। हमारे यहाँ से तो वो पैट्रिएट नहीं रहेगा।
और एक्सपैट्रिएट का ही उल्टा मैंने आपको समझाया था, रिपैट्रिएट, ऐसा आदमी जो बाहर जाकर के वापस इंडिया में आना चाहे। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। भारत के प्रवासी जो ग्रुप हैं टेक्सास नाम के स्टेट में अमेरिका की, सड़कों पे इकट्ठा हो गए पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। चलिए, एक्सपैट्रिएट रिपैट्रिएट आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं, दोनों वर्ड्स को कनेक्ट रखना डायस्पोरा से। अगला जो वर्ड है ना सकर, इसका मतलब होता है छोटी सी राहत, स्मॉल रिलीफ। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए 10 घंटे का काम करना है और उसमें आपको 5 मिनट का ब्रेक मिला 10 घंटे के काम के बीच में, है ना, 5 मिनट का 10 मिनट का, तो वो छोटा सा ब्रेक क्या होगा, वो सकर कहलाएगा। वो रिलीफ तो है लेकिन इतना नहीं है कि आपको उससे कुछ मजा आए, छोटा सा रिलीफ है। ह्यूमैनिटेरियन एड बाय द लोकल्स हैज़ प्रोवाइडेड सकर टू द वॉर रेफ्यूजीज। जो ह्यूमैनिटेरियन एड आई है, मानवीय मदद आई है लोकल्स की तरफ से, उसने थोड़ा सा सकर, थोड़ा सा रिलीफ दिया है वॉर रिफ्यूजीज को, ऐसे लोग जो वॉर की वजह से अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, रिफ्यूजी हैं। सकर को कंसोलेशन भी बोलते हैं और कोल्ड कंफर्ट नाम की ईडियम से भी बताया जाता है। ठीक है, तो एक कोल्ड कंफर्ट ईडियम याद रखना, आज के क्विज में पूछी गई है थोड़ी सी राहत के लिए। अगला वर्ड है अपना इलेबरेट। इलेबरेट एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है। जब मैं इस चीज़ को बोलता हूँ ना, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, इसको नज़रअंदाज मत किया करो। एक ही वर्ड के कई रूप हो, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं और सबका अपना अपना काम है। वर्ब फॉर्म मतलब क्रिया। इलेबोरेट को अगर वर्ब की तरह यूज़ करोगे V1 V2 V3 में, तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ को डिटेल में बताना। जैसे ये सारे वर्ड्स मैं आपके सामने इलेबोरेट कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। और एडजेक्टिव फॉर्म में इलेबोरेट का मतलब होगा समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड इन नेचर। यूज़ करके दिखाता हूँ आपको मैं दोनों ही तरह से एक ही सेंटेंस में इलेबोरेट वर्ड को। महात्मा गांधी हैज़ elaborated his life experiences in his elaborate autobiography। महात्मा गांधी ने इलेबरेट किया हुआ है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, अपनी जीवन के अनुभवों को, अपनी इलेबरेट ऑटोबायोग्राफी में, ऐसी आत्मकथा में जो इलेबरेट है, डिटेल्ड है। यहाँ पे इलेबरेट बन गया एडजेक्टिव, ऑटोबायोग्राफी के लिए डिटेल्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे इलेबरेट हो गया वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से वर्ड यूज हो सकता है। वर्ब में इसको इंटरप्रेट करना, इल्यूसिडेट करना भी बोलते हैं, चीज़ों को डिटेल में बताने के लिए। आज आप इंटरप्रेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इल्यूसिडेट याद रखना, क्विज में पूछा आज आपसे मैंने, इलेबरेट का सिनोनिम है। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है वॉलंटरी। वॉलंटरी होता है जो अपनी इच्छा से हो, वॉल्यूशन से हो। अंग्रेजी में एक वर्ड है वॉल्यूशन, VOLITION। वॉल्यूशन मतलब आपकी खुद की रजामंदी। हर वो चीज़ वॉलंटरी है जो आप अपनी इच्छा से, अपनी रजा से करते हैं, जो स्वैच्छिक है, अगर हिंदी में बोला जाए तो स्वैच्छिक। वर्किंग फ्रॉम ऑफिस विल बी वॉलंटरी इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नियर फ्यूचर। ऑफिस में जाके काम करना स्वैच्छिक होगा आने वाले फ्यूचर की ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, संस्थाओं में। जिसको घर से काम करना है वो घर से करे इंटरनेट पे, जिसको ऑफिस जाना है ऑफिस जाए, ऐसा वॉलंटरी हो जाएगा। विलफुल या इंटेंशनल भी बोलते हैं वॉलंटरी को। आप इस वर्ड को आज आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपना सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है रोजगार, लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर। जिस चीज़ पे आप जिंदा रहते हो वो आपका सस्टेनेंस है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपका रोजगार ही आपका सस्टेनेंस है। भाई काम नहीं करोगे, जॉब नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, कुछ बिजनेस नहीं करोगे तो जिंदा नहीं रह सकता ना इंसान, तो इसलिए बिजनेस को सस्टेनेंस बोल देते हैं। फिशिंग इज द प्राइमरी सस्टेनेंस ऑफ द पीपल लिविंग नियर द सी शोर्स। मछली पकड़ना सबसे मेन या प्राइमरी आजीविका का साधन है या लाइवलीहुड है उन लोगों का जो सी शोर्स पे रहते हैं, समंदर किनारों पे रहते हैं, प्राइमरी सस्टेनेंस है। तो लाइवलीहुड रोजगार को बोलते हैं, सस्टेनेंस का सिनोनिम लाइवलीहुड आप आज आर्टिकल में देखेंगे। ऑक्यूपेशन और सबसिस्टेंस भी इसके सिनोनिम्स हैं सस्टेनेंस के। चलिए, डिटेल हो गए सारे के सारे वर्ड्स डिटेल में। अब एक समरी ले लो। देखिए, समरी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दें इंडिया श्रीलंका का तो अच्छे से समझ में आएगी। बैकग्राउंड आसान भाषा में ये है कि जो ब्रिटिश राज था, अंग्रेज, उन्होंने बहुत सारे तमिलनाडु के मजदूरों को श्रीलंका में बसा दिया। तमिलनाडु और श्रीलंका बिल्कुल आजू बाजू में है, सी रूट है दोनों के बीच में। और श्रीलंका वो लेके के गए थे कि श्रीलंका में चाय के बागानों में मजदूर काम करेंगे तमिलनाडु से जा करके। जब अंग्रेज़ों का राज खत्म हो गया, भारत श्रीलंका दोनों आज़ाद हो गए अंग्रेज़ों से, उसके बाद हमारे तमिल लोग श्रीलंका में बस गए। लेकिन श्रीलंका के जो मूल लोग हैं, जिनको सिंहला बोलते हैं, उनसे इन तमिल की कभी बनी नहीं, कभी ठनी नहीं। और इस वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में हुई सिविल वॉर्स। इन तमिल को मारा गया, प्रोसिक्यूट किया गया, परसिक्यूट किया गया। आपने लिट्टे का नाम सुना होगा, जो इन तमिल्स की रिवोल्यूशनरी फौज थी,
प्रभाकरण जिसका लीडर था। तो ये पूरी सिविल वॉर अगर आप समझते हैं तो आप ये समझेंगे कि श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स की सिचुएशन आज भी बहुत अच्छी नहीं है, और इसलिए ये तमिल्स इंडिया में आते हैं, रेफ्यूजी बन के रिपेट्रिएशन करते हैं कि हमें इंडिया में वापस ले लो, हम फिर से इंडियन बनना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ 60-70 हज़ार तमिल आज भी जो है रेफ्यूजी बन के तमिलनाडु के रेफ्यूजी कैंप्स में है, और उसी पे कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि ये लोग सभी इंडियंस हैं, इनको पासपोर्ट्स इशू किए जाएं और इनको सही हक भी मिले इनके जो ये चाहते हैं। तो इसी चीज़ पे आज का आर्टिकल लिखा हुआ है, अब डिटेल में आपको बताएंगे। आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है सरकार को, केंद्र सरकार को, कि कोर्ट की बात को मान लो और इन लोगों को कुछ राहत दो। कह रहे द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ द जुडिशरी कैन प्रोवाइड succor to a person waiting for over 40 years to get Indian citizenship। कह रहा है जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, दिखाया है इस चीज़ को। और किस चीज़ को दिखाया है भाई, क्या दिखाया है कि कैसे जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो प्रोवाइड कर सकती है थोड़ी सी राहत या सक्कर एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे पर्सन को जो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, और कब से कब तक, 40 सालों से कर रहा है, फॉर ओवर 40 ईयर्स, 40 सालों से ज़्यादा वक्त से कर रहा है, और इंतज़ार कर रहा है इंडियन सिटीजनशिप को पाने का, भारत का नागरिक बनने का। तो जो मैंने आपको बताया ना, इस आदमी के दादा परदादा अंग्रेज़ ले गए होंगे मजदूरी करवाने के लिए श्रीलंका में, जब ये परेशान हो गया 40 साल पहले इंडिया में आ गया, अब जाकर के इसको सिटीजनशिप मिलेगी आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 40 ईयर्स। तो हाई कोर्ट का सारा ये काम है, हाई कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड इसकी वर्ब है, डिमॉन्स्ट्रेट करना यानी दिखाना। जुडिशरी सब्जेक्ट है, न्यायपालिका हमारे डेमोक्रेसी का एक पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स के आगे आप द लगाते हैं, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी और द लेजिस्लेटिव। जुडिशरी की वर्ब है कैन प्रोवाइड, सक्कर या कोल्ड कंफर्ट आप जानते हैं, थोड़ी सी राहत। कह रहे जी इन टी गणेशन वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, द मदुरई बेंच ऑफ द हाई कोर्ट in its judgment on November 30 directed the authorities to treat the petitioner and his family as Indian citizens। कह रहा है केस था टी गणेशन वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केसेस के नाम होते हैं, है ना, कोर्ट में ऐसे नहीं होता केस नंबर 15, केस नंबर 500, ऐसा नहीं, केस का पूरा नाम होता है। कह रहा तो ये केस था जिसमें मदुरई जो बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की, इसने अपनी जजमेंट में नवंबर 30 को डायरेक्ट किया, ऑर्डर दिया, कमांड दिया हमारी अथॉरिटीज़ को, सरकार को, कि वो ट्रीट करे पटिशनर को, याचिकाकर्ता को, जिनका नाम होगा टी गणेशन, और उसकी फैमिली को, और कैसे ट्रीट करें भाई, एज इंडियन सिटीजन्स, भारत के नागरिक। तो कोर्ट का ये कहना है कि ये 40 साल से आदमी इंडियन बनना चाहता है, ये इंडियन ही है, इसको इंडियन की तरह ट्रीट करो। और कह रहे हैं जी इस प्रकार से 10 एक्सटेंडिंग दम रिलीफ मेजर्स दैट द तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू रिपेट्रिएट्स फ्रॉम श्रीलंका। और इस प्रकार से कोर्ट ने ये सारा काम किया, एक्सटेंड करते हुए, देते हुए इन लोगों को रिलीफ के मेजर्स, राहत के कदम, और वो कदम जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है भारत में फिर से आने वालों को, रिपेट्रिएट करने वालों को श्रीलंका से। तो मदुरई बेंच की वर्ब है डायरेक्टेड, गवर्नमेंट की वर्ब है तमिलनाडु की प्रोवाइड्स, द लगा हुआ है, सरकार है, सरकार के आगे द लगाएंगे। पेटिशनर वो होता है जिसने कोर्ट में पेटिशन लगाई हो, याचिकाकर्ता को बोलते हैं पेटिशनर जो है इंग्लिश में। अच्छा, रिपेट्रिएट आपने देख लिया ना कौन होते हैं। कह रहा है जी द 69-year-old पेटिशनर नाउ अ रेसिडेंट ऑफ अ रिफ्यूजी कैंप इन करूर रीच्ड इंडिया इन 1990 आफ्टर हैविंग बीन इशूड एन इंडियन पासपोर्ट इन कांडी इन अगस्त 1982। कह रहा है ये 69 साल के जो गणेशन हैं, 69-year-old जो पटिशनर है, जो एक रेसिडेंट है वो रेफ्यूजी कैंप के करूर में। रेफ्यूजी कैंप का आदमी कौन होगा, रेफ्यूजी होगा, भारत का नागरिक वो नहीं है। करूर नाम की जगह पे एक रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। कह रहा है ये पहुँचे भारत में 1990 में, आज से 33 साल पहले। और वो भी कब पहुँचे, जब उनको इशू हो गया था, आफ्टर हैविंग बिन इशूड, एक इंडिया का पासपोर्ट कांडी के अंदर अगस्त 1982 में। समझे कितनी पुरानी हिस्ट्री है, 40 साल पहले इनको पासपोर्ट मिला, उसके 8 साल बाद ये इंडिया में आ गए, तब से इंडिया में रहते हैं। और ये तब पासपोर्ट मिला इनको ऑन रिपेट्रिएशन अंडर 2 बायलेटरल ट्रीटीज दैट कंसर्न हिल कंट्री तमिल्स और इंडियन ओरिजिन तमिल्स। कह रहे ये रिपेट्रिएशन पे मिला था पासपोर्ट 2 बायलेटरल ट्रीटीज़ के आधार पे।
बायलेटरल मतलब दो तरफा, भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है, दो पार्टियां इन्वॉल्व हैं तो बायलेटरल ट्रीटी हो गई। तो एक बायलेटरल ट्रीटी के आधार पे इनको पासपोर्ट मिला था, और ये ट्रीटी थी इस तरह की स्कीम के अंदर, हिल कंट्री टामिल और इंडियन ओरिजिनल टामिल को ये ट्रीटी होगी, है ना। इसके अंदर कुछ इंडियंस जो श्रीलंका से इंडिया में आना चाहते हैं उनको पासपोर्ट इशू हुए होंगे। चलिए इनकी हिस्ट्री पता लग गई आपको पेटिशनर की। पेटिशनर सब्जेक्ट है, रीच्ड इनकी वर्ब है। जब भी आप कहीं पर रीच करते हैं फिजिकली, कहीं पे फिजिकली रीच करते हैं तो आप रीच के बाद में एट या इन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, याद होगा ना। आई रीच्ड दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। दिस पेटिशनर रीच्ड इंडिया इन 1990, ये पेटिशनर इंडिया में पहुंचा 1990 में। 1990 यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम दी गई है पास्ट की, इसलिए V2 का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। टेंस वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ आपको, जब पास्ट का वक्त दे दिया जाए तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ पे हैज़ रीच्ड मैं नहीं लिख सकता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना गलत होगा। हैविंग बिन इश्यूड यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है पैसिव में। 2 दिन पुरानी वीडियो में डिटेल कॉन्सेप्ट ये हुआ था, जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं वहाँ से मैच करना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। Karaji he had approached the court as the authorities treated him only as a Sri Lankan refugee, even though he is an Indian citizen. कह रहा है कि उसने अप्रोच किया था कोर्ट को, अप्रोच किया था यानी कोर्ट के पास पहुंचा वो, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ थी, जो सरकारी अफसर थे, उसको ट्रीट कर रहे थे एक श्रीलंकन रेफ्यूजी की तरह। कह रहा है और वो तब यहाँ तक कि जबकि वो एक इंडियन सिटीजन था, भारत का पासपोर्ट होल्डर था। ही की वर्ब है हैड अप्रोच्ड, अथॉरिटीज़ की वर्ब है ट्रीटेड, ही आया इस बंदे के लिए, इसकी वर्ब है हिज। सेंटेंस में एक टेक्निकल एरर है, एसएससी और बैंक के स्टूडेंट हो तो देखते पकड़ में आ जानी चाहिए। मैं आपको सबको मौका दूंगा एक बार, जिसकी पकड़ में आती है डालना। हिंट भी दे देता हूँ, टेंस की एरर है, करवा दूंगा मैं। पहले खुद से अपनी ट्राई दो, सब बच्चों को ट्राई देना है, कमेंट्स में बताना है, और फिर मैं अपनी एरर जो है, ये पूरा पैराग्राफ करते हैं, एरर आपको समझा देता हूँ। करें द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द जेन्युइननेस ऑफ हिज पासपोर्ट बट डाउटेड हिज आइडेंटिटी बिकॉज द फोटोग्राफ वॉज द इमेज ऑफ ए फार यंगर पर्सन। सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया उसकी जेन्युइननेस को, सही होने को, उसके पासपोर्ट को, कि वो आप पासपोर्ट जो है उसका सही है, लेकिन सरकार ने डाउट किया उसकी पहचान या आइडेंटिटी को, क्योंकि जो फोटोग्राफ लगा हुआ था वो एक ऐसी इमेज थी जो एक बहुत यंग पर्सन की थी, फार यंगर पर्सन की थी। तो फोटोग्राफ में बहुत जवान होगा, पुरानी फ़ोटो लगी होगी, बाद में वो वैसा दिख नहीं रहा होगा। तो पासपोर्ट तो बोला सही है, लेकिन तुम्हारा ये है या नहीं, सरकार इस चीज़ पे यकीन नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट की वर्ब है एक्सेप्टेड, दूसरी वर्ब है डाउटेड, फोटोग्राफ की वर्ब है वॉस। यंगर यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले सिर्फ 2 ही एडवर्ब्स अंग्रेजी में आती हैं, एक तो है फार और दूसरी है मच। याद होगा ना, वेरी, सो, ऐसा कुछ नहीं लगता है। कंपैरेटिव डिग्री अपने पहले मच या फार, 2 ही जो है एडवर्ब्स को लेती हैं। कह रहा है जी बट द कोर्ट रिजेक्टेड दिस पोजीशन, कह रहा है लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया। गणेशन इज नॉट द ओनली सच पर्सन, गणेशन अकेला ऐसा आदमी नहीं है जिसके पासपोर्ट पे सरकार को शक है। कह रहे द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड दैट अराउंड 5130 एप्लीकेंट्स IOT इंडियन ओरिजिनल तमिल कैटेगरी हैव सॉट सिटीजनशिप। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए कि लगभग 5130 ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो IOT कैटेगरी में आते हैं, इंडियन ओरिजिन तमिल की कैटेगरी में आते हैं, और उन्होंने सिटीजनशिप को मांगा है। दे हैव सॉट भारत की नागरिकता। सीक यानी सॉट, सॉट जो है सीक की थर्ड फॉर्म है ना, V3 होगी हैव के बाद। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को मांगना या पाने की कोशिश करना। तो गणेशन जैसे 5130 लोग हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन उनके पासपोर्ट पे शायद फ़ोटो पुराना है, इसलिए उनको आज भी इलीगल रेफ्यूजी की तरह ट्रीट किया जाता है। चलिए गणेशन की वर्ब हो गई इस, कोर्ट की वर्ब है हैज़ रिकॉर्डेड, है ना, एप्लीकेंट्स की वर्ब है हैव सॉट। कह रहे इन ऑफिशियल डेटा ऑफ मार्च 2023 तमिलनाडु हैड अबाउट 91,000 रेफ्यूजीज विद अराउंड 58,000 इन कैंप्स। मार्च 2023 का अगर डेटा देखेंगे तो तमिलनाडु में 91,000 रेफ्यूजी रहते हैं जो श्रीलंका से इंडिया में रिपेट्रिएट हुए हैं, और जब उसी के साथ में लगभग 58,000 जो हैं वो कैंप्स में हैं, रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। चलिए तमिलनाडु की वर्ब है हैड। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। शायद एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था ऊपर, चलो आगे आएगा। अच्छा जो पूछा था वो आपको मैं बता देता हूँ, गलती कहाँ है। अरे देखते ही पकड़ में आ जाएगी भाई, 2 काम हुए हैं यहाँ पे।
पहला काम हुआ है ही हैड अप्रोच्ड, और दूसरा काम हुआ है अथॉरिटीज ट्रीटेड। कोर्ट में वो तब गया जब अथॉरिटीज़ ने उसको ट्रीट किया एज अ रिफ्यूजी, या वो पहले ही चला गया। भाई आप कोर्ट में कब जाते हो? जब आपको परेशान किया जाता है तब जाते हो, या परेशान होने से पहले चले जाते हो? भाई इस केस में इसको परेशान किया गया है तब ये कोर्ट में गया है, सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है ना। दोनों काम पास्ट में हुए हैं, परेशान करने का काम पहले हुआ है, तो यहाँ पे ट्रीट करने का काम जो है, जो रिफ्यूजी की तरह ये पहले हुआ है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और इसको V2 में लगाना है। ही अप्रोच द कोर्ट, ही अप्रोच द कोर्ट एज द अथॉरिटीज हैड ट्रीटेड हिम ओनली एज अ श्रीलंकन रेफ्यूजी। समझ गए ना, पास्ट का पास्ट, पास्ट में भी जो पहले काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। आगे कह रहे हैं जी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द बेंच स्पेशली जस्टिस G.R. स्वामीनाथन हैज़ गॉन टू द रेस्क्यू ऑफ दोज इन द कैंप्स। कह रहा है पहली दफ़ा बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। और किस चीज़ की भाई? कि ये जो बेंच है, बेंच का मतलब समझते हो ना आप, ये बैठने वाली बेंच नहीं है, देखो बी बड़ा है इसका, इसको बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ जजेस, संवैधानिक पीठ बोलते हैं इसको, है ना। तो न्यायपालिका की जो बेंच है, जजेस का ग्रुप है जो इस फैसले की सुनवाई कर रहा है, खास करके उसमें जो जस्टिस G.R. स्वामीनाथन साहब हैं, कह रहे हैं वो गए हैं, गो किए हैं, और कहाँ तक? रेस्क्यू तक, यानी बचाव तक उन लोगों के जो है रहते कैंप्स में। तो पहली दफ़ा कोर्ट ने तमिलनाडु में रहने वाले रेफ्यूजीज़ के पास जो रेफ्यूजी का रेस्क्यू नहीं किया, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। दिस की वर्ब है इस, बेंच की वर्ब है हैज़ गॉन, रेस्क्यू करना। देखिए अंग्रेजी में फ्रेज है ये, टू गो टू द रेस्क्यू ऑफ समबडी, किसी का बचाव करना, ठीक है, टू गो टू द रेस्क्यू ऑफ समबडी। कह रहा इन द लास्ट 15 months द जज हैड established दैट द petitioners concerned were Indian citizens। पिछले 15 महीनों में जज साहब इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर चुके थे, केस की सुनवाई करते करते इतना तो कह ही चुके थे इस्टेब्लिश करके, कि जो याचिकाकर्ता हैं ये इंडियन सिटीजन्स हैं, भारत के ही नागरिक हैं। कंसर्न का मतलब है जो कंसर्न है इस मामले से, वो पटिशनर्स जिन्होंने इस पटिशन को लगाया है, जो इससे रिलेटेड है। और ये सारा काम जज साहब ने कैसे किया भाई? इंटरप्रेटिंग प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, इंटरप्रेट करते हुए, इलेबोरेट करते हुए, इल्यूसिडेट करते हुए, डिटेल में समझाते हुए भारत के सिटीजनशिप एक्ट की प्रोविजंस को, यानी कि उसकी कलमों को, धाराओं को। और साथ में इन्होंने क्या बोला? एंड शुड बी इशूड पासपोर्ट्स। जज साहब ये भी इस्टेब्लिश कर चुके थे, ये पटिशनर्स जो हैं इनको पैसिव वॉइस में पासपोर्ट इशू किया जाना चाहिए। पासपोर्ट इशू होने का मतलब ये नहीं है इनको कहीं घूमने जाना है, पासपोर्ट इशू होने का मतलब है भारत के नागरिक हैं तो भारत का कुछ आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड जो भी इनका बने। जज साहब की वर्ब है हैड इस्टेब्लिश्ड, इन्होंने इस्टेब्लिश की दो चीज़ें, दीज पटिशनर्स वर इंडियन, पटिशनर्स की पहली वर्ब होगी वर, एंड दीज पटिशनर्स शुड बी इशूड पासपोर्ट्स, इंडियन पासपोर्ट्स दूसरी वर्ब हो गई शुड बी इशूड। इंटरप्रेट करना, डिटेल में समझाना, इल्यूसिडेट करना, है ना, याद होगा ना सारे वर्ड, आज पूछे हुए हैं आपसे आज के क्विज में। चलो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, दिखा देता हूँ फटाफट, बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, जो बच्चे नए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आता होगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, जादुई एडजेक्टिव्स इंग्लिश में, जो नाउन से पहले आते हैं, जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले आते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और होता है, और अगर नाउन के बाद में आ जाएं तो उनका मीनिंग कुछ और होता है। मेनली ये 5 हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे अलग अलग सेंटेंसेज में। इसके अलावा भी 8-10 और हैं, शायद ग्रामर सीरीज में आपको करवा दिए गए हैं। ये 5 मेन वाले हैं, कंसर्न्ड, इन्वॉल्व्ड, लेट, सर्टेन और रिस्पॉन्सिबल। अगर कंसर्न किसी नाउन से पहले आ जाए या फिर आफ्टर द लिंक वर्ब आ जाए, लिंक वर्ब क्या होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद में आ जाए, ठीक है, लिंक वर्ब के बाद, तो कंसर्न का मतलब होता है एंक्शियस या परेशान। आई एम कंसर्न फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं, तो ये वो वाला मीनिंग निकालेगा। लेकिन कंसर्न अगर किसी नाउन के बाद में आ जाए तो उसका मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित। वैसे ही इन्वॉल्व्ड अगर नाउन से पहले आ जाए या लिंक वर्ब के बाद में आ जाए तो इसका मतलब होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और अगर ये नाउन के बाद में आए तो इसका मतलब होता है इंगेज्ड। यूज़ करके दिखाते हैं आपको। द आरबीआई इज़ कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग इन्फ्लेशन। आरबीआई बहुत कंसर्न्ड है, आरबीआई बहुत चिंतित है राइजिंग इन्फ्लेशन को लेकर के, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के। कंसर्न यहाँ पे लिंक वर्ब के बाद आया है, लिंक वर्ब के बाद में आए या नाउन से पहले आए तो इसका मतलब होगा कंसर्न का एंक्शियस या परेशान। तो यहाँ परेशान वाला मीनिंग कंसर्न जो है दे रहा है। यहाँ लिख देता हूँ वरिड, ठीक है, वरिड या एंक्शियस बोल सकते हैं परेशान को। लेकिन दूसरा देखो, सम कंसर्न्ड सिटीजन्स अप्रोच द कोर्ट टू इंटरवीन इन द मैटर। कुछ परेशान नागरिक जो है उन्होंने अप्रोच किया अदालत को
ताकि वो मैटर में इंटरवीन करे, ताकि अदालत जो है मामले में अपनी हस्तक्षेप करे, है ना, इंटरवीन करे। यहाँ पे सिटीजन्स वो हैं जो कंसर्न्ड है, एंशियस है, इस मामले को लेकर के परेशान है। तो यहाँ भी कंसर्न्ड नाउन से पहले है, इसलिए वरीड वाला मीनिंग दे रहा है। अभी तक समझ में आया? अब मैं कंसर्न्ड को एक काम करता हूँ, नाउन के बाद रखता हूँ। सम लोकल्स लॉज्ड ए कंप्लेंट विद द कंसर्न अथॉरिटीज़। लोकल्स ने एक कंप्लेंट को, शिकायत को दर्ज किया संबंधित अधिकारियों के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ। मान लीजिए गली में कचरा है, तो कहाँ कंप्लेंट करेंगे? अपनी नगर पालिका में। मान लीजिए कोई गुंडा बदमाश अगर आपके मोहल्ले में परेशान करता है सभी को, तो आप कंप्लेंट करेंगे पुलिस में। पानी की समस्या है तो आप वाटर सप्लाई बोर्ड को कंप्लेंट करेंगे। तो जो भी अथॉरिटीज़ कंसर्न हैं, जुड़ी हुई हैं इस मामले से, वहाँ पे जाके उन्होंने कंप्लेंट किया। अब कंसर्न को मैंने अथॉरिटीज़ से पहले रखा, तो इसका मीनिंग पता क्या हो गया? ये अथॉरिटीज़ एंशियस या चिंतित है। गलत बात होगी ना। कंसर्न को मुझे अथॉरिटीज़ के बाद में रखना है, तो इसका मतलब हो जाएगा संबंधित या रिलेटेड अथॉरिटीज़ से इन्होंने कंप्लेन किया। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कंसर्न वर्ब को सही तरीके से आपको यूज़ करना है। एडजेक्टिव को पहले रखोगे तो चिंतित, बाद में रखोगे तो रिलेटेड या संबंधित। वही काम यहाँ भी हुआ है। कोर्ट ने यही तो कहा है कि जो पटिशनर कंसर्न्ड हैं, चिंतित नहीं है, वो पटिशनर्स जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, इंगेज्ड हैं, वो इंडिया के सिटीजन्स हैं। अब इसी तरीके से पांचों जो है एडजेक्टिव्स काम करेंगे। केस वॉज सो इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड यहाँ पे लिंक वर्ब के बाद आ रहा है। इन्वॉल्व्ड का मतलब होगा कॉम्प्लिकेटेड। केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि सरकार ने इसको रिफर कर दिया सीबीआई को। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द पुलिस हैव अरेस्टेड ऑल द इन्वॉल्व पीपल इन द केस। पुलिस ने सभी इन्वॉल्व लोगों को, शामिल लोगों को जो केस में है, अरेस्ट कर लिया है। इन्वॉल्व से अगर शामिल का मीनिंग देना है तो इन्वॉल्व नाम का एडजेक्टिव वर्ब जो है नाउन के बाद में आएगा। आपको लिखना चाहिए पुलिस हैव अरेस्टेड ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द केस। ठीक है, इन्वॉल्व अगर पहले रखा है तो उसका मीनिंग कुछ और आ रहा है। फिर उसका मीनिंग ये आ रहा है कि ये लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। लोग नहीं है, उन लोगों को अरेस्ट किया है जो शामिल है केस में। लेट अगर पहले आ जाए तो इसका मतलब होता है डेड। माई लेट ग्रैंडफादर, मेरे स्वर्गवासी दादाजी। लेकिन लेट अगर बाद में आ जाए तो इसका मतलब होता है देरी से। सर्टेन पहले आ जाए तो इसका मतलब होता है स्पेसिफिक। सर्टेन अगर बाद में आ जाए तो इसका मतलब होता है अश्योर्ड, पक्का। रिस्पॉन्सिबल अगर पहले आ जाए तो इसका मतलब होता है जिम्मेवार, पॉजिटिव तरीके से। रिस्पॉन्सिबल अगर बाद में आ जाए तो इसका मतलब होता है जिम्मेवार, नेगेटिव तरीके से। जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली, मैं जिम्मेवार हूँ मेरे परिवार के लिए, मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। इट इज़ इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल अगर आप लगाएंगे, रिस्पॉन्सिबल मैन, रिस्पॉन्सिबल वुमन, रिस्पॉन्सिबल गर्ल, अच्छी बात है रिस्पॉन्सिबल अगर पहले आएगा। लेकिन बाद में आ जाए ही इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, यही वो आदमी है जो नेगेटिव तरीके से जिम्मेदार है इस मर्डर के लिए। सारे सेंटेंस मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि लंबी हो जाएगी क्लास। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे आज जो है कमेंट्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्विज के अंदर आप क्वेश्चंस देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलिए आगे कह रहा है जी, अदरवाइज द जनरल लीगल पोजीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज दैट एवरी रेफ्यूजी इज एन इलीगल माइग्रेंट दो एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स। कह रहा है अगर ऐसा ना हो, अगर कोर्ट की बात ना माने, तो जनरल लीगल पोजीशन, कानूनी पोजीशन जो है गवर्नमेंट की, सेंटर की, वो ये है कि हर रिफ्यूजी जो भारत में रहता है वो एक अवैध रूप से आने वाला माइग्रेंट है। हालांकि वो एंटाइटल्ड है, हकदार है बेनिफिट्स का जो रेफ्यूजीज के लिए भारत सरकार इशू करती है। ठीक है, लीगल पोजीशन इज, रिफ्यूजी की वर्ब है इज। एंटाइटल्ड का मतलब होना किसी चीज़ के लिए डिजर्विंग या हकदार होना। एंटाइटल्ड के बाद हमेशा टू लगा के बताएं जिस भी चीज़ के आप हकदार हैं। कह रहा है डीएम के स्टेट गवर्नमेंट स्टडी फाउंड दैट नियरली 8,000 रेफ्यूजीज आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। कह रहा है डीएम के जो स्टेट गवर्नमेंट है जो है तमिलनाडु की, उसकी स्टडी ने ये पाया, ऐसा फाइंड किया कि लगभग 8,000 ऐसे रेफ्यूजीज हैं जो एंटाइटल्ड हैं, एलिजिबल हैं भारत की नागरिकता के लिए। अच्छा क्यों है भाई? एज दे डू नॉट कम अंडर एक्सक्लूजन्स ऑफ द लॉ, क्योंकि वो लॉ जो है, सिटीजनशिप एक्ट जो है, उस कानून की एक्सक्लूजन की लिस्ट में नहीं आते हैं। एक्सक्लूजन मतलब ये भी सिटीजन नहीं होगा, वो भी सिटीजन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब चीज़ें एक्सक्लूड कर रहे हैं हम। तो 8,000 लोग ऐसे हैं जो एक्सक्लूडेड लिस्ट में किसी भी चीज़ के अंदर जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। उनके ऊपर कोई भी एक्सक्लूजनरी प्रोविज़न जो है नहीं लग रहा। स्टडी की वो है फाउंड रेफ्यूजीज आर एलिजिबल
एलिजिबल फॉर एंड एंटाइटल्ड टू, एक ही बात है। इसके बाद में टू फिक्स्ड है, इसके बाद में फॉर फिक्स्ड है। दे की वर्ब है डू नॉट कम। कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड हैज़ बीन दैट डिस्पाइट नॉट बीइंग अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन और द 1961 प्रोटोकॉल, इट अडहियर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। कह रहा है सरकार का स्टैंड ये रहा है, यूनियन गवर्नमेंट का, सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार के बावजूद ना होने के एक सिग्नेटरी, एक हस्ताक्षरकर्ता या एक मेंबर। सिग्नेटरी कौन होता है? जो किसी ट्रीटी पे, किसी एग्रीमेंट के नीचे साइन करे। तो सरकार कहती है हमने साइन नहीं किया है, ना तो 51 की इस कन्वेंशन पे, इस ट्रीटी पे या एग्रीमेंट पे, या 67 के प्रोटोकॉल पे जो यूएन ने बनाए होंगे। कह रहा है बावजूद इसको साइन ना करने के हमारी जो सरकार है वो अडहियर टू करती है, वो सख्ती से फॉलो करती है नॉन रिफॉल्वमेंट के प्रिंसिपल को। नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब होता है जी, आप किसी को अगर पकड़ लो अवैध रूप से तो उसको धक्का मार करके आप बोलो कि तू जहाँ से है वहाँ जा। बहुत कंट्रीज ऐसा करती भी हैं, जब ज़बरदस्ती करती हैं। कहीं जाने की जगह नहीं है तो समंदर में कूद जा, हमें नहीं पता, हमारी कंट्री में नहीं रहेगा। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, हम इन प्रिंसिपल्स पे फॉलो करते हैं इनको बड़े अच्छे से, जो इन दोनों ट्रीटीज़ के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, भले ही ट्रीटीज़ पे हमने साइन नहीं किया है, हम वैसे जो है बाइंडिंग नहीं है ट्रीटीज़ हमारे ऊपर ये। तो सरकार का स्टैंड है हैज़ बीन, स्टैंड की वर्ब है हैज़ बीन। इट आया सरकार के लिए, वर्ब एडियर्स। अडियर टू करना, कंप्लाई विद करना, अबाइड बाय करना, तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। ठीक है, तो तीनों के प्रेपोजिशन फिक्स्ड हैं, अपने अपने मन में बोल के देखो, इनके ऊपर हाथ रख लो, खुद से याद करो, है ना। ये तीनों आने चाहिए आपको, मीनिंग तीनों का सेम है। चलिए, कह रहे द गवर्नमेंट ऑल्सो फेवर्स द वॉल्यूंटरी रिपैट्रिएशन ऑफ रेफ्यूजीज टू श्रीलंका। सरकार फेवर भी करती है, इस पक्ष में भी है कि अपनी इच्छा शक्ति से स्वैच्छिक तरीके से कोई रिपैट्रिएशन करना चाहे रेफ्यूजी श्रीलंका को, तो कोई जाना चाहे तो सरकार उसको टिकट का किराया दे देगी। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बोट का उसका भाड़ा दे देगी। अगर आपको जाना है तो चले जाओ, कोई बात नहीं, ना आपको जेल में डालेंगे और आपको भिजवाएंगे भी। गवर्नमेंट की वर्ब है फेवर्स। कह रहे दिस वॉज द रीजन वाई द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 डिड नॉट इंक्लूड श्रीलंकन रेफ्यूजीज। कह रहे यही रीज़न था कि 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता कानून है, वो इंक्लूड ही नहीं करता था श्रीलंका के रेफ्यूजीज़ को। श्रीलंका से जो इंडियन भारत में आए हैं, परसिक्यूटेड है, उनको इंक्लूड नहीं करता था, क्योंकि हमारा यही है कि जो जाना चाहता है वो जाए, है ना। इस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं। दिस की वर्ब है वॉज, सिटीजनशिप एक्ट की वर्ब है डिड नॉट इंक्लूड। द सेंटर शुड इंश्योर फॉलो अप एक्शन ऑन द डीएमके गवर्नमेंट स्टडी। अब सेंटर के लिए यहाँ सजेशन है, सेंटर को इंश्योर करना चाहिए कि फॉलो अप एक्शन लिया जाए। फॉलो अप एक्शन क्या होता है? पहले आपको कुछ पता लगा, फिर उस पता लगने के आधार पे आपने कुछ एक्शन को लिया। फॉलो अप प्लान वो प्लान होगा जो प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी चलेगा आगे, जो पीछे पीछे फॉलो करता हुआ है। तो सरकार ने जो स्टडी करवाई थी डीएमके की, उसके ऊपर केंद्र सरकार को एक फॉलो अप एक्शन लेना चाहिए। स्टडी के आधार पे केंद्र सरकार को अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए। स्टडी ऊपर बताइए ना, 8,000 लोग हैं जिनको आज भी रेफ्यूजी बनाया हुआ है और इंडिया के नागरिक बनते हैं, वो इस स्टडी की बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, और क्या करना चाहिए सरकार को भाई? इट शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई दोज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर द लीगल फ्रेमवर्क। सबसे पहले सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हकदार हैं, एंटाइटल्ड हैं, एलिजिबल हैं भारत की नागरिकता के लिए, इस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, कानूनी ढांचे के अंदर, कानून के हिसाब से जो नागरिक बनने के लायक हैं। सबसे पहले तो उनकी लिस्ट बनाए और फिर क्या करे, एंड असर्टेन देयर कॉन्सेंट, फिर निर्धारित करे, डिटर्मिन करे, असर्टेन करे, कंफर्म करे उनकी इच्छा या रजामंदी को, कंसेंट को। भारत में आने के लायक तो हैं ना, हकदार तो हैं, क्या वो रहना चाहते हैं भारत में? तो फिर उनसे पूछे, अगर आप चाहते हैं तो आपको नागरिकता हम दे सकें। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, असर्टेन करना यानी किसी चीज़ को डिटर्मिन करना, पता लगाना, निर्धारित करना। करे फॉर दोज हु विश टू परस्यू हायर स्टडीज और गो अब्रॉड फॉर ए लाइवलीहुड, परमिशन कैन बी ग्रांटेड इफ द एप्लीकेंट हैज़ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। कह रहे फिर जो 90,000 लोग हैं जिनमें से कोई ऐसा है जिसके पास पैसा है, हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहता है या देश से बाहर जाना चाहता है अपनी आजीविका के लिए, सस्टेनेंस या लाइवलीहुड के लिए, कह रहा है ऐसे लोगों को भी परमिशन दी जा सकती है अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हु की वर्ब है विश, परमिशन की वर्ब है कैन बी ग्रांटेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, एप्लीकेंट की वर्ब है हैज। लाइवलीहुड और रोजगार, या समझ गए ना आप। कह रहा था यूनियन गवर्नमेंट शुड इनिशिएट टॉक्स विद श्रीलंका ऑन वॉल्यूंटरी रिपैट्रिएशन
एंड अ स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम वर्कड आउट। सेंटेंस में गलती है, पहले आप पढ़ लो फिर मैं गलती बताता हूँ, आपको मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। कह रहे सरकार को इनिशिएट करना चाहिए टॉक्स को श्रीलंका के साथ अपनी रजामंदी से स्वैच्छिक तरीके से रिपेट्रिएशन के लिए। जो यहाँ से श्रीलंका जाना चाहे तो श्रीलंका वाले भी तो वापस लेंगे तभी जाएगा ना बेचारा, तो वहाँ से कुछ बातचीत हो श्रीलंका से इंडिया की, वॉलंटरी रिपेट्रिएशन को आसान बनाया जा सके। और दूसरा काम क्या किया जा सके, एक स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम हो, पूरा ढांचागत एक हेल्प करने का प्रोग्राम हो और वो वर्कड आउट हो, इन लोगों के लिए तैयार हो, फिगर्ड आउट हो। वर्कआउट करना यानी किसी चीज़ को मेहनत से बनाना, तो दोनों कामों के लिए श्रीलंका से बात करें। एरर पकड़ में आ गई हो तो बताना, एडवांस्ड है, सब बच्चे के पकड़ में नहीं आएगी। लास्ट सेंटेंस करते हैं फिर एरर आपको जो है बता देता हूँ। अ प्रोएक्टिव अप्रोच शुड बी फॉलोड टू इंश्योर दैट दोज टैग्ड रिफ्यूजीज आर एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है उसको भी फॉलो किया जाना चाहिए इस चीज़ को पक्का करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि वो लोग जिनको रेफ्यूजी का टैग मिला हुआ है वो एबल हों, सक्षम हों कि लीड कर सकें एक जीवन को गरिमापूर्ण, डिग्निटी वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। ये काम भी सरकार को करना है। एरर कुछ नहीं है भाई साहब, एक वर्ड मिसिंग है। यूनियन गवर्नमेंट शुड इनिशिएट टॉक्स विद श्रीलंका ऑन वॉलंटरी रिपेट्रिएशन, यहाँ तक तो ठीक है। फिर एंड लगा दिया। अब देखो एंड के बाद में अब ये क्या मतलब है इसका, अ स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम वर्कड आउट। देखो एक्चुअल में यहाँ पे एक वर्ब लगनी चाहिए, पॉजिटिव वर्ब हैव, ठीक है, गेट भी लग सकती है। पॉजिटिव्स आपने की हुई है ग्रामर सीरीज में, बेसिक्स में, किसी से कोई काम करवाना। तो यूनियन गवर्नमेंट शुड इनिशिएट टॉक्स एंड यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव, शुड तो लग गया यहाँ पे, यहाँ हैव लगा दो, शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम वर्कड आउट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैव और गेट जो है जब किसी से कोई काम करवाती हैं पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेती हैं। कितने बच्चों को समझ में आया मुझे नहीं पता, समझ में उन्हीं को आएगा जिन्होंने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है और ये कॉन्सेप्ट्स सीख चुके हो मेरे साथ। नहीं पढ़ी है तो चैनल पर रखिए, यू आर मोस्ट वेलकम। अब आ जाओ अपने क्विज पे। चलो, बेसिक्स करने के बाद ही अंग्रेजी में मज़ा आता है, उससे पहले तो आप तुक्केबाजी करते हो, आपको लगता है ये सही है तो सही बना दिया, गलत है तो गलत बना दिया। बेसिक्स के बिना इंग्लिश में आप मजबूर रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कौन सी प्रोएक्टिव अप्रोच सरकार को अपनाने के लिए कह रहा है पैसेज इन रेफ्यूजीज़ को, जो जिनको रेफ्यूजीज़ का दर्जा मिला हुआ है उन लोगों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। इनके आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को लंबा कर देना चाहिए ताकि सही तरीके से पहचान सकें। इन सभी को बाहर डिपोर्ट कर देना चाहिए, फटाफट देश से निकाला दे देना चाहिए। बातचीत करनी चाहिए वॉलंटरी रिपेट्रिएशन की और स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम की, या फिर इन सभी को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए बिना किसी पूछताछ के। बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी मैंने कर दी, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। आंसर फर्स्ट कमेंट में रखा है, अपना चूज कर लो फिर मेरा आंसर देख लेना। हिंदी में बताने के बाद गलत नहीं होगा। पैसेज क्या सजेस्ट करता है जनरल लीगल पोजीशन के बारे में भारत में रिफ्यूजीज़ की। रिफ्यूजीज सभी के सभी लीगल हैं और उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हर रेफ्यूजी इलीगल है और उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिफ्यूजीज़ को बेनिफिट मिलेंगे लेकिन लीगल स्टेटस का नहीं पता। रिफ्यूजीज सभी के सभी इलीगल हैं लेकिन बेनिफिट उनको मिलेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी बनाया मैंने, क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है सीधे ही आंसर निकाल देगा, ठीक है। अपना आंसर चूज करो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। ऊपर ही आप बीच में सेकंड पैराग्राफ में आया था भारत सरकार की ऑफिशियल पोजीशन क्या है। ये 5 क्वेश्चन में तो मैच कर ही लोगे आप। डायस्पोरा का आपसे उल्टा पूछा है, इनवॉलंटरी का उल्टा पूछा है, कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग नहीं बताना है, ऐसे 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 करके मिला लेना इनको, वो क्या हो जाएगी सारी इसमें। 8वें 9वें 10वें कोलोकेशन के क्वेश्चंस हैं। एंड टाइटल के बाद में क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, टू लगाते हैं। अडियर के बाद में क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, विद लगाते हैं। फॉलो अप क्या हो सकता है, एक प्लान हो सकता है, फ्रेमवर्क हो सकता है, सस्टेनेंस हो सकता है। ऑफ कोर्स बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, करो ट्राई दो इनको। मैंने तो आंसर बता ही दिए हैं फर्स्ट कमेंट में, नीचे जाके चेक कर लेना, पहले अपनी ट्राई दे लो। यहाँ मिलेगी 2 एरर्स, एक मिलेगी इस एरिया में, एक मिलेगी इस एरिया में। ये वाला एरिया में जो एरर है वो मैंने कॉन्सेप्ट आज करवाया नहीं है क्योंकि क्लास लंबी हो रही थी, ऑलरेडी करवा चुके हैं, फिर किसी क्लास में आ जाएगा, ठीक है, ढूंढ लेना अपने आप से। और ये वाली एरर तो आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट से अपने आंसर्स को चेक करके बताना। कुछ सजेशन, कुछ शिकायत, कुछ सुझाव, कुछ अच्छा या बुरा जो भी लिखना चाहें, कमेंट सेक्शन खुला है, मैं कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट्स पढूं। अपना स्कोर मुझे बताया करो।